हेलो स्टूडेंट्स, यूनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा, आपकी हिस्ट्री टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MHI 101 का पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके सबसे पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं MHI 101 का पार्ट 2। वेलकम टू यूनिमार्क क्लासेस। यूनिमार्क क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक हम इस सब्जेक्ट में पार्ट 1 में सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड पार्ट 2 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि आरंभिक मानव समाज कैसा था, मेसोपोटामिया सोसाइटी कैसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, इजिप्ट कैसा था, चाइना कैसे था, देन पर्शियन एम्पायर, ग्रीस, रोमन, लैटिन अमेरिकन, नोमैडिक एम्पायर। ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। तो जरूर सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियोस देख लो, देन हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे ईसाई धर्म के बारे में, क्रिश्चियनिटी का राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, देन उसके बाद इस्लाम रिलीजन, चाइना के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद क्या था, पुर्तगालीज का ट्रेड कैसे शुरू हो गया, वो सब चीजें देखने वाले हैं। फिर भारत के प्रमुख व्यापारी समुदाय कौन कौन से थे, मेजर ट्रेडर कौन कौन से थे, वो उस पर हम फोकस करेंगे। देन क्राफ्ट प्रोडक्शन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, अर्बनाइजेशन कैसे कैसे धीरे धीरे इमर्ज होता है। देन लास्ट में पढ़ेंगे वॉर की टेक्निक्स कौन कौन सी थी। तो ये सारे टॉपिक करने के बाद हमारा जो MHI 101 एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आप हमारे नोट्स भी परचेज कर लेंगे तो आपके जो इग्नू के मार्क्स है बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। आप हमारे नोट्स परचेज करने के लिए हमारी वेबसाइट यूनिमा क्लासेस पे जाके नोट्स परचेज कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कोड यूसी वर्षा का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक, ईसाई धर्म का उदय, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। अभी ईसाई धर्म का उदय में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि रिलीजन कहाँ पे इमर्ज हुआ है। तो ये हुआ था रोमन एम्पायर में। जिस टाइम पे ईसाई धर्म का उदय हुआ उस टाइम पे ऑलरेडी रोमन एम्पायर के अंदर एक धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जिसका नाम है यहूदी, जूइश। अब इस टाइम पे क्या हुआ ना, यहूदी धर्म में ना बहुत सारी ऐसी बुराइयां देखने को मिलती है। यहूदी क्या है, एक रिलीजन है, तो उसके हिसाब से तो उसको रिलीजन एक्टिविटीज पे ध्यान चाहिए था। लेकिन धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो थोड़ा पॉलिटिकल ज्यादा अवेयर हो गया, पॉलिटिकल चीजों पे उसका ज्यादा ध्यान जा रहा था। उसी टाइम पे क्या हुआ, ईसाई धर्म स्टार्ट होता है। ईसाई धर्म के फाउंडर कौन है, जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीहा। उन्होंने 40 दिन के बाद उनको ऐसा फील हुआ कि उन्होंने दिव्य शक्ति प्राप्त कर ली है और उन्होंने ईसाई धर्म पे अपने उपदेश देने शुरू करे। उनके फेवरेट 12 शिष्य थे जिन्होंने इनकी जो विचारधारा थी उसको आगे जाके फैलाना स्टार्ट कर दिया। अब एक और चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि जो रोमन एम्पायर में ना यहूदी धर्म था उसको सपोर्ट करता था राजा। राजा का फेवरेट था और राजा मतलब उसको एकदम प्रोटेक्शन दे रहा है, उसका समर्थन कर रहा है। तो अगर जब राजा नोटिस करेगा तो रोमन एम्पायर में एक दूसरा रिलीजन है ईसाई धर्म, वो कैसे धीरे धीरे फेमस होता जा रहा है, तो उसको लिए तो थोड़ा खतरा देखने को ही मिलेगा। तो इसलिए क्या करता है, ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव या जो उसका इफेक्ट है बहुत इंक्रीज होता जा रहा था, इसलिए जीसस क्राइस्ट को क्या कर देते हैं, मृत्युदंड दे दिया जाता है, उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 3 दिन, जैसे कि उनको सूली पे चढ़ा दिया, देन उनकी जो बॉडी है उसको कफन में डाल के, ऐसा माना जाता है कि 3 दिन के बाद वो पूरी इस पृथ्वी में लीन हो गए, स्वर्ग में समा गए, भगवान की और भी ज्यादा निकट उनके संबंध हमें देखने को मिलते हैं। तो धीरे धीरे उनकी मृत्यु के बाद ईसाई धर्म और ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर लेता है और भी ज्यादा जो दिव्य शक्ति में लोग उसमें विश्वास करने लग जाते हैं। इसमें जो मेन दो रोल है 2 शिष्यों का है, एक है सेंट पीटर और एक है सेंट पॉल। तो हमें इन दोनों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा कि इनका क्या योगदान था ईसाई धर्म को फैलाने। अगर हम देखें सेंट पीटर की बात करें तो ईसाई धर्म के बाद सेंट पीटर की बात करें तो जीसस क्राइस्ट के बाद इन्होंने ही रोमन साम्राज्य में चर्च की जो थिंकिंग थी वो चीजों को बहुत ज्यादा फैलाया। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी लॉन्च कर दिया, चर्च। जो आज का जो चर्च का जो स्ट्रक्चर है, जो चीजें होती हैं, एड ऑन होती हैं, वो सारी सोसाइटी में इन्वॉल्व शुरू कर दिया। साथ में उन्होंने बाइबल भी लिखी। बाइबल के अंदर जो न्यू टेस्टामेंट करके एक टेक्स्ट है उनको भी लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। जैसे ही वहां पे देखा कि सेंट पीटर के थ्रू ईसाई धर्म वापस से पॉपुलर हो रहा है, तो इसलिए जो वहां का गवर्नर था नीरो, वो क्या करता है, सेंट पीटर को भी मृत्युदंड दे देता है। और सेंट पीटर को भी मृत्युदंड देने की वजह से वहां की जो चीजें हैं वो वापस से डाउन हो जाती हैं। फिर वापस से हमारे पास एक नया नाम आता है सेंट पॉल, वो वापस से चीजों को फिर हमारे पास एक नया नाम आता है सेंट पॉल, वो चीजों को वापस से स्टार्ट करते हैं, ईसाई धर्म को और भी ज्यादा एक
पॉपुलैरिटी की तरफ ले जाते हैं। वहीं से ही धीरे धीरे एक समाज में इसको पहचान मिलती चली गई और आज भी हमें काफी ज्यादा अपनी सोसाइटी के अंदर ईसाई धर्म देखने को मिलते हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने और कॉन्सेप्ट ऐड करे ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए। बहुत सारे क्रिश्चियनिटी मिशनरी स्टार्ट करे जो ईसाई धर्म के प्रचारक होते हैं। देन पोप का सिस्टम स्टार्ट करा, बिशप स्टार्ट करा, नन है, मॉन्क है। तो धीरे धीरे उसमें डिवीजन, धीरे धीरे उन्होंने चीजें को स्टेबल करना शुरू कर दिया। तो एक बार हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। ईसाई धर्म पे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि देखें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ईसाई धर्म के प्रसार पर प्रकाश डालिए, इसके प्रति रोमन साम्राज्य का क्या दृष्टिकोण था। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन अ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, कैसे क्रिश्चियनिटी का रिलीजन स्प्रेड होता चला गया और रोमन एम्पायर ने इस पे कैसे रिएक्ट करा, वो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म के प्रसार का वर्णन कीजिए कि कैसे चीजें फैलती चली गई, कैसे जीसस क्राइस्ट ने शुरू करा था, पीटर सेंट जो योगदान है वो सारा हमें इस क्वेश्चन के अंदर अच्छे से लिखना होगा। एक और चीज मैं बता देती हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस PYQ बेस्ड हैं और हमारी जो वीडियो का फॉर्मेट वो ऐसा ही रहता है। पहले हम टॉपिक को समझते हैं, देन लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं साथ साथ उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड हमारे चैनल पे पोल साइंस ऑनर्स की भी सब्जेक्ट की वीडियोज हैं, आप अपने पॉलिटिकल साइंस दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें पढ़ना है, अभी हमने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अरब के वर्ल्ड में इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म कैसे स्टार्ट होता है, कैसे मर्ज होता है, वो वाली चीज। तो पहले हम एक बार अरब की टॉपिक देख लेते हैं। जैसे कि अरब में क्या था कि रेगिस्तानी इलाका है, तो ऊंट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, गधे को वो पालते थे, व्यापार बहुत ज्यादा उनका बहुत बड़े लेवल पे चीजें देखने को मिली है। ये एक धार्मिक स्थल भी था, यहाँ पे फोटोज की, तो वो वाली चीजें यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, मूर्ति की पूजा होती थी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। धीरे धीरे क्या हुआ ना, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म होता है मदीना में। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म से पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और जन्म के बाद उनकी मम्मी की भी, जो उनकी माता उनकी भी डेथ हो जाती है। तो जो भी उनका लालन पोषण पालन पोषण है वो उनके दादाजी ने ही किया था। उसके बाद उनको ना हमेशा से मतलब थोड़ा इनसिक्योर फील होता था। अब अरब में क्या एक लॉजिक है कि अगर किसी जन्म हुआ है उसके पापा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है तो प्रॉपर्टी का हक वो नहीं रखता, तो प्रॉपर्टी उनके पास थी नहीं, तो वो हमेशा कारवां में चलते थे। अब कारवां में जब जा रहे हैं, इधर से उधर घूमते थे, तो वो बाकी सारे रिलीजन के साथ भी उनकी मतलब बातचीत होती थी। उन्होंने ईसाई धर्म की चीजों को समझा, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चीजें चलती रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उनकी शादी हो जाती है खदीजा से। खदीजा कौन थी, ये एक विधवा थी और इनकी 25 ईयर्स ओल्ड में इनकी शादी होती है खदीजा जी से। और उसके बाद खदीजा कौन थी, जो उनके हस्बैंड थे, जिनकी वाइफ थी, वो व्यापारी थे। तो जब इन्होंने इनसे शादी करी तो इनको जो भी व्यापार था वो सारा का सारा पैगंबर मोहम्मद को मिल जाता है। फिर वो व्यापारिक रूप से थोड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो सिस्टम समाज में चल रहा है ना, धर्म, वो धर्म ऐसे नहीं होना चाहिए। फिर उनको एक दिन ऐसा एहसास होता है कि वो अल्लाह के दूत हैं, मतलब अल्लाह के मैसेंजर हैं और उनको अल्लाह ने चूज करा है कि वो सोसाइटी को अच्छे से चीजें समझाएं और एक नए धर्म को शुरुआत करें। तो यहीं से जो हमारा इस्लाम धर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमें आप एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, जैसे कि ये कहाँ पे थे, ये मक्का में रहते थे। मक्का में ऑलरेडी बहुत सारी धार्मिक एक्टिविटीज होती थी। तो जब कोई एक इंसान अपनी नई पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आ रहा है कि हमें मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, तो उस टाइम पे किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी और इनको मक्का से जबरदस्ती जाने के लिए कह दिया। और पैगंबर मोहम्मद भी समझ गए थे कि अगर वो इस टाइम पे लड़ाई करेंगे तो उनके लिए जान पे बात आ सकती है। इसलिए वो शांति से मक्का को छोड़ के मदीना की साइड चले जाते हैं। और ये जो उनकी यात्रा है ना, मक्का से मदीना की तरफ जाना, इसको बोलते हैं हज की यात्रा पे जाना। जिसके और यहीं से जो हिजरी कैलेंडर है, जो इस्लामिक कैलेंडर है, वो भी यहाँ से शुरुआत हो जाता है। अब जब वो मदीना की साइड गए, वहां से उन्होंने पॉलिटिकल पावर गेन करी, स्ट्रांग हुए और वापस से पॉलिटिकल पावर गेन करने के बाद वो मक्का की तरफ आते हैं। और जब तक वो इतने स्ट्रांग हो चुके थे कि कोई उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकता था और उनकी जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, जो विचारधारा है, उसको भी लोग धीरे धीरे समझ रहे थे, उसके भी फॉलोवर्स उनके बढ़ते जा रहे थे। फिर फाइनली क्या हुआ, उनकी दो राजधानी बन जाती है। मदीना उनकी पॉलिटिकल कैपिटल रहती है और जो उनकी रिलीजन कैपिटल है वो मक्का रहती है। ऐसे करके चीजें चलती रहती हैं। फिर पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो कह के गई थी कि जो पैगंबर है, जो प्रॉफिट, वो मैं ही रहूंगा, मेरे बाद कोई और दूसरा पैगंबर नहीं होगा। लेकिन इस्लाम धर्म को तो आगे बहुत स्प्रेड करना था, फैलाना था। तो उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं हमारे पास 4 खलीफा।
जैसे कि यहाँ पे एक नाम है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ऐसे करके 4 खलीफा टाइम टाइम पे आते हैं, इस्लाम धर्म में अपनी चीजें ऐड ऑन करते हैं और पूरे जो हमारे वर्ल्ड को एक नए रिलीजन की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इस्लाम धर्म में इंपॉर्टेंट याद करनी है। पैगंबर मोहम्मद का क्या रोल था, कैसे इस्लाम धर्म शुरू हुआ और बाद में कैसे 4 खलीफाओं ने इस चीज को आगे कंटिन्यू करा। तो एक बार हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि देखो इसमें शॉर्ट नोट्स आया है, शॉर्ट नोट्स ऑन रेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, पैगंबर मोहम्मद है, फिर कैसे वो खलीफाओं की तरफ पावर जाती है, ये सारी स्टोरी आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, चाइना। अब चाइना में भी हमें प्रॉपर हर चीज, हर पर्सपेक्टिव को देखना पड़ेगा कि चाइना है कि चाइना के सम्राट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, देन वहां से नौकरशाही शुरू होती है, वहां से समाज के बारे में। तो ये सारे ही जब पॉइंट ऑफ व्यू को हम समझ लेंगे तो चाइनीज ट्रेडिशन जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब चाइना का देखा जाए तो चाइना में हमने कल भी जैसे कि पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर कि पीली नदी है और पीली नदी है, क्यांगसी नदी है, तो उस रिवर की वजह से जो चाइना की इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। तो यहाँ पे ऐसे कुछ खास ऐसी कमी तो थी नहीं। फिर सम्राट की बात करें तो सम्राट भी बहुत अच्छे थे, सक्षम थे, बहुत स्ट्रांग थे और इनका एक ट्रेडिशन था जिसकी एक पूरी डायनेस्टी है, उसके बाद कोई न्यू डायनेस्टी आती है ना तो उसका फर्ज बनता है कि वो अपनी पहले वाली डायनेस्टी के ना पूरा राजवंश लिखे, मतलब उनके जो हिस्टोरिकल जो पूरी इवेंट है ना वो सारे के सारे नए राजवंश को लिखना पड़ता था। इसकी वजह इसीलिए मतलब इसी पैटर्न की वजह से ना हमारे पास चाइनास की जो हिस्ट्री है बहुत अच्छे से और एकदम पूरी क्रोनोलॉजी से जो क्रमबद्ध है ना वो पूरा हमें इवेंट देखने को सही से मिल जाती है, क्योंकि उनका ट्रेडिशन ही ये था कि अगर कोई न्यू रूलर बन रहा है तो उसको पहले वाले का प्रॉपर हर चीज मेंटेन करके लिखनी पड़ेगी। और चाइना में देखने को मिलता है कि जो सम्राट है वही हमारा सबसे सर्वोच्च होगा, सम्राट के ऊपर कुछ भी चीज नहीं है। और सम्राट ऐसे बहुत बड़े बड़े टाइटल लेते थे कि हम क्या है, स्वर्ग पुत्र है, कि हमें स्वर्ग ने मतलब आदेश दिया है कि हम तुम लोगों पे रूल करें, तुम्हें सुधारने के लिए हम लोग आए हैं। तो स्वर्ग पुत्र करके वो अपने आप को दिव्य से तुलना कर देते कि हमारे पास तो एज एग्जैक्ट गॉड ने हमें पावर दी है आप पे रूल करने के लिए। तो स्वर्ग पुत्र जैसे टाइटल वो लेते थे और सम्राट अपनी सर्वोच्चता को कि मैं ही सुप्रीम हूँ ये वो दिखाने की कोशिश करते थे। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लेवल पे आते हैं नौकरशाही। नौकरशाही ने चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। उनका जो सीधा संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन है वो सम्राट से होता था। सम्राट है और उनकी जो चीजें हैं नौकरशाही वो आगे जाके पूरे लेवल पे हर चीज को लाते थे। धीरे धीरे जाके ये सब चीजें स्टेबल होता रहता है। फिर हम थोड़े सोसाइटी के बारे में चीजें पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे ना रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको मॉरल वैल्यूज पे ध्यान देना है, कि आपको एज अ अच्छा इंसान होना जरूरी है, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करना और जो संत लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, मॉरल वैल्यूज पे लोग ज्यादा अच्छे से ध्यान देते थे। फिर उसके बाद ना यहीं से एक नया रिलीजन शुरू होता है, एक नई परंपरा शुरू होती है जिसका नाम है कन्फ्यूशियस का, या कन्फ्यूशियसवाद भी कहते हैं, कन्फ्यूशियज्म भी कहते हैं। जैसे कि देखो कन्फ्यूशियस नाम का एक इंसान था, एक फिलोसोफर था, उसने इस चीज को शुरू करा। अभी कन्फ्यूशियस का कहता है ना कि आपको सोसाइटी के अंदर ना मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, चोर चकेरी ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, अगर आपके आसपास के जो लोग हैं उनको हमेशा हेल्पिंग नेचर आपका चाहिए। तो कन्फ्यूशियसवाद पे इनकी पूरी जो चाइना ट्रेडिशन है वो स्टेबल था। कन्फ्यूजन्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो, आपके जो पिता है वही आपके मतलब महान है, या पिता की बातों को आपको आगे लेके चलना है। और अगर 2 भाई हैं तो भाइयों में से आपस में प्यार होना चाहिए, कोई 2 पड़ोसी हैं तो पड़ोसी में आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए। तो पूरी मॉरल वैल्यूज पे इनका पूरा कन्फ्यूशियज्म जो है डिपेंड था। ये कॉन्सेप्ट अच्छा था तो राजा ने भी इसको जो है ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि हमारी जो चाइना में कन्फ्यूशियज्म को ही फॉलो किया जाएगा। धीरे धीरे यहाँ पे एक नए 2 रिलीजन इमर्ज होते हैं, एक ताओवाद है और एक बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म तो ऑलरेडी था लेकिन यहाँ पे देखो आगे जाके ना बुद्धिज्म भी 2 उसमें डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। तो चाइना के अंदर कौन सा बुद्धिज्म फैला है, महायान करके जो बुद्धिज्म है वो फैला है। आपको बिल्कुल शॉर्ट में चीजें बताऊंगी कि बुद्धिज्म का क्या स्टोरी है, क्योंकि अगर देखो अगर आपको इसका पूरा डिटेल तो अब हमारे जो YouTube चैनल, एक अलग से YouTube चैनल है हमारा, यूनिमा क्लासेस यूजीसी, आप उसको सब्सक्राइब कर लो। उस पे ना हम यूजीसी नेट ओरिएंटेड वीडियोस डालते हैं। तो बुद्धिज्म या जैनिज्म हो गए, ये जो टॉपिक्स हमारे यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, उसका डिटेल वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं और हम उन्हीं पे ही काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप जल्दी सब्सक्राइब कर लोगे हम बहुत जल्दी से बैक टू बैक वीडियोस लाने वाले हैं। तो इसलिए अभी आपको समय शॉर्ट में ही बताऊंगी कि बुद्धिज्म में क्या स्टोरी लाइन है, कि आगे जाके बुद्धिज्म 2 में डिवाइड हो जाता है, एक हीनयान एक महायान। हीनयान कौन थे, वो लोग जो बुद्धिज्म की ओरिजिनल चीजों को मानते थे। और महायान कौन है, ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं सोसाइटी चेंज हो रही है तो हमें अपने रिलीजन के अंदर भी जो चेंजेस है वो ऐड ऑन करने पड़ेंगे।
हीनयान पुरानी पाली भाषा को मानता था कि जो हमारी ओरिजिनल भाषा है, जो हमारे बुद्धिज्म की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, पाली भाषा ही हम बोलेंगे। लेकिन महायान का कहना था नहीं, संस्कृत एक नई लैंग्वेज डेवलप हो रही है, तो हमें संस्कृत में भी अपना जो ज्ञान है वो फैलाना चाहिए। तो जो महायान ट्रेडिशन है वो चाइना में ज्यादा अच्छे से फैलता है, और ताओवाद, ये तो रिलीजन चाइना में अच्छे से एक्सपेंड होते हैं। आपको थोड़ा बहुत और जैसे कि आप बता देती हो, जिसकी चाइना है, तो चाइना में जो ताओवाद है ना, वो किसने फैलाया है? लाओजी, LOZI। ये जो लाओजी नाम के इंसान ने ताओवाद को स्टार्ट करा है। महायान मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बताई दी है। साथ में ना चाइना में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि ना वो पूर्वज को बहुत मानते थे, कि जो हमारे पूर्वज है ना उनको हमें मानना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो पूर्वज पूजा, जो हमारे पूर्वज, जो पुराने लोग हैं ना, उनकी पूजा ये लोग बहुत ही अच्छे से चीजों को चलाते थे। तो पूर्वज पूजा करना बहुत कंपलसरी होता था, उनके रिस्पेक्ट करना बहुत ऐसे कंपलसरी है। तो इसके लिए कुछ कुछ जैसे नई नई चीजें भी हैं कि स्वर्ग, मैंने आपको बताया, भाग्य पे डिपेंड है। जैसे कि देखो, एक होता है यीन बाय, हमारे पास दो टर्म आती है नेगेटिव बातों को भी मान, जैसे कि YIN, अगर हम इसको मान रहे तो मतलब नेगेटिव नकारात्मक शक्तियां हो गई, और अगर हम इसको मान रहे, यांग को मान रहे, इट मीन्स जो पॉजिटिव शक्तियां हो गई। तो ऐसे करके 5 तत्व मानते थे, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी चीजें भी चाइना के वर्ड में अगर आप अपने आंसर में अच्छे से ऐड ऑन करोगे ना, तो लगेगा हाँ आपने चीजें डिटेल में पढ़ी है। साथ में कुछ और भी चीजें, की LI है, ली है, तो वो सिद्धांत पे फोकस करते थे, प्रिंसिपल पे फोकस करते थे। QI है, इट मीन्स वो पदार्थ पे फोकस करते थे, मटेरियल्स जो चीजें होती हैं उस पे फोकस करते थे। तो ये सारी चीजें हमें चाइना के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो एक बार हम से क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। जैसे कि देखो, शॉर्ट नोट्स ऑन कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियज्म पे एक शॉर्ट नोट्स आपसे पूछा गया है। कन्फ्यूशियस क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, चाइना का ट्रेडिशन है, रिलीजन बेस्ड जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे ऐड ऑन करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सामंतवाद। अभी सामंतवाद क्या है? यूरोप के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है सामंतवाद का। देखो, इसका मतलब है फ्यूडल। फ्यूडल मतलब होता है भूमि का टुकड़ा, और लिज्म, ISM किसी के भी पीछे लग जाता है तो वो थ्योरी बन जाती है। तो सामंत और सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। अब ये फ्यूडलिज्म पे बहुत सारे यहाँ पे पहले व्यूज देखने पड़ेंगे, देन उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देखने पड़ेंगे, जैसे लॉर्ड है, वेसल क्या होता है, होमेज क्या होता है, फीफ क्या है, टेनेंट क्या है, मैनर क्या है, और बाद में जो पूरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा डिक्लाइन हो जाता है। तो हमें सामंतवाद को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, सामंतवाद क्या है ना, राजा है, ठीक है। अब राजा के पास धीरे धीरे चीजें क्या हो गई ना, डिक्लाइन होती चली गई थी। तो राजा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी मिलिट्री को मेंटेन करके रखे, लेकिन राजा के पास क्या है, जमीन बहुत सारी है। तो उसने क्या करा ना, उसने कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों को चूज करा जिसको उन्होंने पावर दे दी कि भाई देखो, लैंड आपकी है, आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट करो, जो पीजेंट यहाँ पे काम करे उससे टैक्स कलेक्ट करो, और उसके बदले ना आप मुझे क्या दे देना, मिलिट्री दे देना जब भी मुझे नीड हो। तो ये क्या था, राजा और सामंत, फ्यूडल और किंग का एक आपस में रिलेशनशिप मेंटेन कर रखा था, कि राजा ने उसको जमीन दी है, उस पर वो टैक्स लेगा, और सामंत होते थे जो ये काम करेंगे। तो ऐसे ही करके एक बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। और यूरोप में काफी सारी जगह ना राजा ने से बहुत सारे सामंतवाद को अपॉइंट कर रखा था, जो जरूरत पड़ने पे उनको मिलिट्री प्रोवाइड करते थे। तो ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे सामंतवाद क्या है। अभी धीरे धीरे इसमें और भी बढ़ रहे, जैसे लॉर्ड है, जो सामंत है उसको लॉर्ड भी बोलते थे। देन वेसल क्या है, जो आपको जमीन दी है ना, इसको बोला जाएगा वेसल। होमेज क्या है, अब ना सामंतवाद बड़े चालाक लोग थे, उन्होंने क्या करा ना, यहाँ पे कुछ कुछ परिवारों को ऐसे बसा दिया, कुछ कुछ ऐसे पीजेंट्स की फैमिली को बसा दिया, और कुछ ऐसे जो सैनिक लोग हैं उनको बसा दिया, या कुछ कुछ फैमिलीज को उन्होंने ना ऐसे स्टेबल कर दिया। बहुत ऐसे बड़े बड़े एकड़ों में इनके जमीन फैली हुई है, और बहुत सारे परिवार यहाँ पे रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने जो फैमिलीज हैं उसको तो अपने पास कंट्रोल करके रख लिया, और जो उनके सैनिक थे या जो उनके लोग थे काम करने वाले, उनको बोल दिया जाओ बाहर, आपको जॉब करने जानी तो जाओ, लेकिन अपनी फैमिली को इसी एरिया में छोड़ के जाओ, ताकि जो बाहर वो जो मिलिट्री के लिए जा रहा है ना, वो बाहर जाके गद्दारी ना कर सके, ठीक है, इस सामंत को धोखा ना दे दे। इसलिए वो उसके परिवार वालों को एज अ होमेज अपने किडनैप करके, किडनैप तो करना ही बोलेंगे, मतलब कंट्रोल में रखने के लिए अपने पास रखता था, और ताकि जो सामंत के खिलाफ कोई भी बगावत या फिर षड्यंत्र ना बना सके। इनका पूरा सिस्टम है, लॉर्ड आपको बता दिया है। अब ये फीफ क्या है, देखो, राजा ने जो सामंत को जमीन का टुकड़ा दिया है ना, उसको ही बोलते हैं फीफ। फीफ मतलब एक जमीन का टुकड़ा जिसपे सामंत अपनी पॉलिटिकल पावर के मजे ले रहा है। उसको पावर है कि वो मिलिट्री रखेगा, उसके पास पावर है कि वो टैक्स ले सकता है, मन मर्जी कितना भी टैक्स ले। उसने लोगों को होमेज बना के भी रख रखा है। अभी टेनेंट क्या है, तो उस टाइम पे जो पीजेंट लोग होते थे ना, किसान होते थे, उनको टेनेंट बोलते थे, जो इसके यहाँ पे काम कर रहे हैं।
अब ये मैनर क्या है, जो सामंत के बहुत बड़े बड़े घर होते थे ना, उसको बोला जाता था मैनर। अब ये मैनर भी क्या है ना, जिसकी ये पूरी जमीन है, जो फीफ भूमि का टुकड़ा है, इसमें इनकी सारी एक्टिविटीज का जो भी सारा सामान है आपको इस मैनर के अंदर मिलेगा। चाहे वो बहुत बेसिक हो, जैसे कि आटा है तो आटे की चक्की हुई, या कुछ भी जो भी बहुत बेसिक, लोहार है, बढ़ई है, जो भी आपके डेली यूज आने में जो भी एक्टिविटीज होती है ना, वो सारी की सारी इस मैनर पे होती थी। बट कुछ लग्जरी आइटम, जैसे आपको कोई परफ्यूम चाहिए तो उस लग्जरी आइटम के आपको शहर जाना, अदरवाइज आपके इस मैनर में आपको हर एक बेसिक फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड होती थी। तो मैनर क्या है, सामंतों के जो घर है उसको मैनर कहते हैं। धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट डिक्लाइन करता चला जाता है कि राजा और सामंत के आपस में नहीं बन रही होती, जो पीजेंट है वो विद्रोह करते हैं कि आपने क्यों हमारे घर वालों को रखा है। तो धीरे धीरे जाके जो हमारा पूरा सिस्टम है वो खराब हो जाता है। लेकिन अब इसमें हम थोड़े से पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे नाम है तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे जो स्कॉलर्स उन्होंने व्यूज दे रखे हैं, जैसे कि मार्क ब्लॉक कहता है ये क्या है, ये दो लोगों के बीच में संबंध है, व्यक्ति और व्यक्ति के साथ ही आपस में रिलेशनशिप है। राजा भी एक इंसान है, सामंतवाद भी एक इंसान है, तो आपस में जो उनका रिलेशनशिप है वही सामंतवाद को शो करता है, एक बॉन्ड को शो करता है जो ट्रस्ट पे बिल्डअप हो रखा है। राजा ने उसको प्रॉमिस कर रखा है और सामंतवाद ने प्रॉमिस कर रखा है, जब तुझे नीड होगी मैं मिलिट्री प्रोवाइड करूंगा। तो इसी बॉन्ड को, ये जो पूरा सिस्टम है वो सामंतवाद, फ्यूडलिज्म कहलाता है। एक बार इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सामंतवाद। जैसे कि देखो, हाउ डिड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन चेंजेस ड्यूरिंग टू फेज ऑफ फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म के से दो चरण है, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा थोड़ा स्टेबल होता है और सेकंड पार्ट में प्रॉपर मैच्योर हो जाता है। ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से हमने नोट्स में प्रिपेयर कर रखा है। जब आप नोट्स परचेज करेंगे ना, उसमें आपको एज इट इज चीजें मिल जाएंगी। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, उन्हीं क्वेश्चंस को डाउनलोड करके याद करना है और अपने इग्नू एग्जाम्स में सिर्फ लिख कर आना है अच्छे से। अब एक और क्वेश्चन है इसकी, यूरोप में सामंतवाद के दो चरण बता दीजिए, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। उसके बाद थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने अपने थ्योरीज दिए होंगे, अपने पर्सपेक्टिव दिए होंगे, वो सब आपको बताना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, सामंतवाद की अवधारणा क्या है, कैसे ये चीजें स्टार्ट होती हैं, कैसे ये लॉर्ड है सामंत है इनका आपस में रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है, वो सारी स्टोरी आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट, अगर और भी क्वेश्चंस है, शॉर्ट नोट्स भी पूछ लेता है मैनर पे। मैनर में आपको बताना पड़ेगा कि सामंतों के घर होते थे, इस पे कौन कौन फैसिलिटीज मिलती है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। मेजर डिबेट भी आपसे पूछ लेता है, फ्यूडलिज्म पे डिबेट कौन सी है, ये सामंतवाद से जुड़ी बहसों को आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, डिबेट कौन कौन सी हुई है। तो सारे टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। बाकी मैंने होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा, फ्यूडलिज्म कैसे क्वेश्चन आते हैं, फ्यूडलिज्म क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पोर्तुगीज ट्रेड, पुर्तगाली ट्रेड। अभी पुर्तगाली ट्रेड क्या है, ये लोग ना पहले अरब से सामान मंगाते थे और अरब के एरिया से यहाँ पे सामान इनको मिल जाता था। सामान क्या है, जो काली मिर्च है, मसाले हैं, वो ना अरब से ट्रेड करते थे। अब देखो ये इंडिया है, ये अरब है और बाद में जाता है पोर्तुगीज या बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जाता है। तो जो अरब लोग है ना, इन्होंने क्या करा, मसाले खरीदे यहाँ पे 50 रुपए के, और आगे जाके जो पोर्तुगीज में बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है तो उसको 500 रुपए का बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बेचा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम अरब को हटा ही देते हैं, मीडिएटर क्यों रखना, हम खुद ही रास्ता ढूंढ लेते हैं और खुद ही इंडिया से डायरेक्ट हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ से वास्को डी गामा 1498 के अंदर जहाज से आता है, केप ऑफ गुड से अपना रास्ता ढूंढ लेता है, केप ऑफ गुड होप से, यहाँ से घूमते हुए उनका जो जहाज है वो टक्कर जाके लगता है कैलिकट पे, ठीक है, केरल के कैलिकट पे उनका जहाज टकराता है और वहां से उन्होंने रास्ता खोज लिया है। इससे पहले हमारे पास एक और नाम आता है, आपने नाम सुना होगा कोलंबस का। कोलंबस ने भी कोशिश की थी इंडिया का रूट खोजने के लिए, लेकिन वो गलती से कहीं और चले जाते हैं और उनको वो कहीं और की मतलब वो खोज कर देते हैं, लेकिन वास्को डी गामा का जो जहाज है वो सपोर्ट कर देता है, उनका कैलिकट में वो लोग पहुंच जाते हैं। अब जब वास्को डी गामा ने चीजें शुरू कर ली है, ट्रेड का रूट उन्होंने डिसाइड कर लिया है, तो वो यहाँ के जो राजा था उससे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हमें ना मोनोपोली दे दो, तुम लोग अरब से कोई ट्रेड नहीं करोगे, जो भी आपको ट्रेड करना है डायरेक्ट हमसे ट्रेड करना होगा। तो वहां का जो राजा था उसको चीज पसंद नहीं आई कि ऐसे कैसे मैं इतने बड़े पुराने रिलेशनशिप खराब कर दूं अरब के साथ। तो यहाँ पे हो जाती है पोर्तुगीज वर्सेस अरब की, और जो हमारा इंडिया का गुजराती था वहां पे जो लीड कर रहा था व्यापारी था, उन लोगों की क्या होगा, पोर्तुगीज जीत जाते हैं। धीरे धीरे वो अपना जो शासन है भारत के अंदर स्टेबल करने की कोशिश कर देते हैं। जब पुर्तगालियों ने व्यापारी को हरा के यहाँ पे अपना जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्टेबल करने के लिए ना ऐसे बहुत सारे गवर्नर अपॉइंट करे। तो सबसे पहले वो अपॉइंट करते हैं अल्फांसो दी अलब्रूक को। अल्फांसो दी अलब्रूक क्या करता है ना, अपनी दो पॉलिसी लेकर आता है। अल्फांसो दी अलब्रूक
एक एक है ब्लू वाटर पॉलिसी और एक है कार्टेज सिस्टम। ये दोनों पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोटिस पे पूछ ले जाते हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आता ही है कि पोर्तुगीज का ट्रेड बता दो। तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, आप देखो, अब ये एरिया हमारा है और अगर आप अपना जहाज यहाँ से कहीं भी लेके जाओगे तो पानी भी तो मेरा हुआ ना, जब जमीन मेरी है तो वहां का पानी भी मेरा हुआ। तो आपको अगर आपका जहाज अगर मेरे इलाके में आएगा ना तो इसको ब्लू वाटर पॉलिसी, आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा। पैसा कैसे दोगे, उसके लिए आप क्या करो ना, हमारा एक पास खरीद लो, कार्टेज सिस्टम खरीद लो, एक पास खरीद लो। तो जब भी आप हमारे इस एरिया में आओगे तो वो आपको पास दिखाना पड़ेगा। अगर वो पास आपके पास नहीं हुआ तो हम आपका सारा सामान भी जब्त कर सकते हैं, आपके लोगों को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, इसलिए वो पास की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मान लो आपके पास पास है लेकिन फिर भी आपने क्या करा, करप्शन करा, मतलब पास मान लो मैंने खरीदा लेकिन मैंने अपने फ्रेंड को भी दे दिया कि जा तू भी जहाज में चला जा, और वो तो करप्टेड हुआ ना, पास तो मेरा था मैंने उसको दे दिया। तो अगर ऐसे बेईमान करते हुए अगर हम पकड़े गए तो हमारा जो सामान है, इलीगल जो एक्शन है वो भी लिए जा सकते हैं, दंड भी दिया जा सकता है। तो इन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई ताकि वो सारी जगहों से प्रॉफिट कमा सके और धीरे धीरे जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरू करने लग जाए। ये इंडिया को क्या कहते थे, एस्तादो द इंडिया, ये नाम दिया था पोर्तुगीज ने हमारे इंडिया को। देन उसके बाद उन्होंने ट्रेड करना शुरू करा, बहुत सारे गुड्स यहाँ पे बेचने शुरू करे। इफेक्ट ऑफ इंडियन भी हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ट्रेड किस चीज का है, काली मिर्च का ट्रेड है, मसालों का ट्रेड है, सूती कपड़े का ट्रेड है, तो बहुत सारी चीजों का वो ट्रेड करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करके वो बाकी जो देश विदेशों में पहुंचाते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। वहां से भी कुछ चीजें वो यहाँ से ले आते थे, सोना है, चांदी है, या फिर तंबाकू की खेती है, हमारे टमाटर की खेती है, वो सारी चीजें हमने पोर्तुगीज से ही सीखी है। उसके बाद हमने पोर्तुगीज से क्या सीखा है, जो कैथोलिक चर्च का पैटर्न है, चर्च की जो चर्च का जो रिलीजन है, जो स्ट्रक्चर है, वो सब चीजें हमने पोर्तुगीज से ही सीखा है। ऐसे करके जो पुर्तगाली ट्रेड है वो हमारा शुरू हो जाता है और ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। और भी हमें क्या प्रॉफिट हुए, देखो पोर्तुगीज ने एज सच कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी करी नहीं है जो हम याद कर सके कि अच्छा एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन उन्होंने किया था। वो बस यहाँ पे रह रहे थे और बहुत ही चीजों को बस उनका ट्रेड पे ही ध्यान था। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने जो हमारा ट्रेड है बहुत दूर दूर तक फैला दिया, हमारी चीजों को बहुत दूर दूर तक एक्सपेंड कर दिया या दो नए रास्ते खोल दिए, ऐसी चीजें हम उनके बारे में कह सकते हैं। तो आपको टॉपिक समझ आया होगा पोर्तुगीज ट्रेड के बारे में। अब हम आते हैं आगे। तो जैसे कि हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है, शॉर्ट नोट ऑन कार्टेज, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ पोर्तुगीज ऑन इंडियन ओवरसी ट्रेड, भारतीय समुद्री व्यापार की पुर्तगाली शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, कि कैसे जब इन्होंने ट्रेड करना शुरू करा ना तो हमारे इंडिया की ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। कार्टेज मैंने आपको समझा ही दिया है। एनालाइज द पैटर्न ऑफ इंडिया इन एनालाइज द पैटर्न ऑफ ट्रेड इन मिडिवल यूरोप, हाउ डिड द पोर्तुगीज सक्सीड इन एक्सपेंडिंग देयर ट्रेड इन इंडियन ओशियन। मध्यकालीन यूरोप में व्यापार के स्वरूप का विश्लेषण करना है हमको, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजें बतानी पड़ी कैसे उन्होंने व्यापार करा, और बाद में हमें बताना पड़ेगा हिंद महासागर में कैसे सफल हुए। देखो सफल का जो श्रेय है ना, वहां पे एक हमारा जो कैलिकट का जहाज टकराया था तो वहां पे गुजराती व्यापारी था अब्दुल लतीफ, वो सबके से हेल्प करता था। उस टाइम पे पैसा आ रहा है, अब आप ट्रेड करो तो आपके पास पैसा आएगा, तो वो लालची राजा था, वो बाकी लोगों से ट्रेड करवाता था, मतलब अपनी चीजें बेचना खरीदना वो उन्हीं एक्टिविटीज में था ताकि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उस राजा को हो जाए। तो पोर्तुगीज के पास तो पैसा था, उन्होंने दिया, ट्रेड करा तो वो खुश हो गए। ऐसे आपको एक शॉर्ट नोट भी लिखना है, पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडियन ओशन। ये वो सारे क्वेश्चन है जो अभी तक पोर्तुगीज से रिलेटेड ट्रेड पे पूछे हैं। तो होपफुली आपको वीडियो समझ आ रही होगी। अच्छा एक और क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रही हूँ पोर्तुगीज ट्रेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हो अभी तक लास्ट ईयर में हर बार इसमें कोई ना कोई तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कभी पोर्तुगीज का ट्रेड पूछ लेंगे आपसे, पतन के कारण क्या है। पतन के कारण अगर देखा जाए ना तो धीरे धीरे इनकी वॉर हो जाती है, जिसकी ब्रिटिश की एंट्री भी हो जाती है, तो ब्रिटिश के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मुगल थे तो मुगल के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मराठा थे तो मराठाओं के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और पोर्तुगीज का ध्यान ना ज्यादा इंडिया की तरफ ना होके ना बाकी देशों पे भी था, तो इसलिए वो ज्यादा चीजों को बैलेंस नहीं कर पाया और उसके लिए जो चीजें हैं नेगेटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पोर्तुगीज का जो पुर्तगाली का ट्रेड है वो खत्म हो जाता है। तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो अब हमें पढ़ना है भारत के बारे में कि भारत के कौन कौन से व्यापारिक समूह है, भारत कैसे चीजों को ट्रेड करता है। तो भारत के ना में बेसिकली क्या देखने को मिलेंगे, बंजारे और बनिया, ये दो व्यापारी थे जो हमें भारत में बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बंजारे की बात करें तो बंजारे क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमते थे, यहाँ से हम लोग, तो पहले हम बंजारों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बंजारे क्या है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे,
घूमतू थे, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर बहुत सारे लोग ऐसे 10 15 20 या फिर पूरा पूरा इनका कबीला होता था और उसी कबीले में उनकी फैमिली भी है, उनके बच्चे भी हैं, तो पूरा का पूरा परिवार ना एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता था। कैसे शिफ्ट होगा? बैलगाड़ी है तो बैलगाड़ी में सामान रख लिया, अनाज रख लिया, गेहूं रख लिया, तो ऐसे ही वो घूम घूम के अपना सामान को बेचते थे, ठीक है। अब ये गांव था, यहाँ से किसी और गांव में चले गए, वहां पे सामान बेचेंगे, वहां पे थोड़ा बहुत सामान बिका तो ठीक है, वरना कहीं और चले जाएंगे। तो बंजारे लोगों का यही पैटर्न था कि वो एक साथ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी की चीजें इधर से उधर शिफ्ट करते रहते थे। बंजारे हैं, घूमतू लोग हैं। और बनिया की बात करें तो बनिया ज्यादातर जो लोग हैं ना वो फिक्स्ड थे, जैसे लोकल शॉप्स होती है ना हमारी, छोटी छोटी दुकान खोल के बैठे हुए हैं, चाहे वो गांव में छोटी छोटी दुकानें हैं या बड़े बड़े व्यापारी, बट वो स्टेबल है, उनकी एक जगह है, एक गल्ला है, ठीक है, एक दुकान है, उस पे ही वो जॉब करेंगे, मतलब उस पे ही वो चीजों को बेचेंगे, खरीदेंगे, सारी एक्टिविटीज वो एक ही दुकान में करेंगे। लेकिन बंजारों को क्या है, वो घूम घूम के चीजों को ट्रेड करते थे। तो बनिया और बंजारों में चीज आपको समझ आई होगी। इनके साथ यहाँ पे बहुत सारी ऐसे उपजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि अबुल फजल कहता है कि बनिया के अंदर ना 84 उपजातियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसे छोटी छोटी उपजातियां बहुत सारी देखने को मिलती थी। बनिया ज्यादातर जो है जैनिज्म लोग होते हैं, जैसे गुजराती हो गए या फिर राजस्थान के लोग हो गए, ज्यादातर जैन धर्म को मानते थे। और बंजारों की बात करें तो ज्यादातर ये लोग हिंदू ही लोग होते थे, ठीक है। अपनी जो विचारधारा है, जो अपनी संस्कृति है, वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे स्प्रेड करते रहते थे, ठीक है। आपको चीजें समझ आई होंगी। कुछ कुछ चीजें और बता देती हूँ, जैसे कि बंजारे हैं, मैंने बंजारे बोला ना, तो ये 10 पीस नहीं, ये बहुत ज्यादा होते थे, बहुत इनकी क्वांटिटी होती थी, 10,000 20,000 12,000 ऐसे ऐसे करके ना पूरा कारवा चलता था, ठीक है। अब इन पूरा पूरा कारवा चल रहा है। अब एक बात बताओ, मुझे यहाँ से अपने 20 30 लोगों या फिर 1000 लोगों के साथ यहाँ पे जाना है, तो मुझे अपनी सिक्योरिटी भी तो देखनी पड़ेगी ना। तो इसलिए बंजारे लोग अपने साथ सेना भी लेके चलते थे, अपनी सिक्योरिटी का भी वो पूरा बंदोबस्त करके चलते थे। जैसे कि एक हमारे पास नाम आता है थॉमस रो। थॉमस रो एक अंग्रेजी व्यापारी था, भारत में ट्रेड करने के लिए आया था जहांगीर के दरबार में। तो थॉमस रो हमें बताता है कि इन बंजारों के पास ना 10,000 बैल, सिर्फ 10,000 बैल जो होते हैं ना, वो ऐसे पूरा कारवा चल रहा था, जिसके अंदर 10,000 तो बैल ही बैल थी। और भी बात करें, जैसे कि जहांगीर है, जहांगीर अपनी बुक्स में मेंशन करता है कि 10,000 बैलों से वो इधर से उधर ट्रांसफर हुआ करते थे, ठीक है। तो मैंने आपको चीजें बताई कि जहांगीर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उसने भी चीजें बताई हैं। और एक और हमारे पास नाम आता है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी तो कहता है कि इनको ना क्या बोला जाना चाहिए, टांडा बोलना चाहिए, मतलब एक नया वर्ड देता है बंजारों के लिए, एक नया वर्ड है टांडा। टांडा क्या है, मतलब एक ग्रुप है, ठीक है। और इस टांडा के अंदर कम से कम 700 800 तो मेल ही होते थे और 700 800 फीमेल ही होती थी। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आना जाना किया करते थे। तो फुल आपको समझ आया होगा। देन इन्हीं की जो संगठन, इनकी श्रेणियां बनी होती थी, व्यापार करते थे। अब जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अपने व्यापार को और एक्सपेंड कला करते थे। ये बस के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि देखो, इसमें ज्यादा शॉर्ट नोट पूछा है, शॉर्ट नोट ऑन बंजारा, शॉर्ट नोट ऑन बंजारास एंड देयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, इनकी व्यापारिक गतिविधियां कौन सी हैं। तो बंजारे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा चीजें पूछ लेता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे कि अभी मैं आपसे इतनी देर से बोल रही हूँ, शॉर्ट नोट आ रहा है, शॉर्ट नोट आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आएंगे, शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अच्छा शॉर्ट नोट्स भी आने वाले हैं, शॉर्ट नोट्स को मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, कितने शीट्स के होने वाले हैं, कितने मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन क्या होगा मेरे एग्जाम का। मतलब मैं पढ़ के तो जाता हूँ, मैंने नोट्स भी परचेज कर रखे हैं, लेकिन उस टाइम पे ना मुझे चीजें समझ नहीं आती मैं कैसे लिखूँ। तो उसके लिए यहाँ पे आपको आई बटन पे जाके एक वीडियो आ रही होगी, हाउ टू अटेम्प्ट, आई बटन पे जाके एक वीडियो आ रही होगी, हाउ टू अटेम्प्ट इग्नू एग्जाम। उसमें ना मैंने हर चीज आपको बहुत ही बारीकी से समझा रखी है। आपके सारे डाउट, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होने चाहिए या होंगे, वो सारे मैंने क्लियर आपके ऑलरेडी कर दिए। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना इस वीडियो खत्म होते ही, ताकि आपको पता हो कि कैसे आपको चीजें करनी है और मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं। तो आपको होपफुली बंजारे समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिल्प उत्पादन, कि क्राफ्ट का प्रोडक्शन ये लोग कैसे करते थे। देखो, हमारी जो सोसाइटी है ना, इस टाइम पे बहुत सारे क्राफ्ट के प्रोडक्शन है, कपड़ा भी उत्पादन होता था, शीशे का उत्पादन होता है, धातु, कोई चीज धातु बनाने का हो गया, उत्पादनों के अंदर श्रेणियां होती थी। सबसे पहले आपको श्रेणियां बता देती हूँ। श्रेणियां क्या है, आपने कुछ भी सामान बनाया, या मान लो आपकी कोई भी खेती है, कुछ भी चीज है आपकी और आप ना रहते हो गाँव में, अब आप चाहते हो ना कि मैं उसको बेचूं ना शहर के अंदर और बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, आप गांव से पहली बात तो सारा सामान ढोकर शहर में जाओगे, शहर में वो सामान मतलब बिके ना बिके कुछ आइडिया तो है नहीं, तो और आपका सारा टाइम वेस्ट भी होगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, क्यों ना इसके बॉर्डर पे ही ना कोई कुछ लोग बैठे हो और काश आपका सामान वो ले जाए और आपको यहीं पे ही आधे ही रास्ते में बहुत अच्छे रेट मिल जाए अपने सामान के, और फिर
वो जाने, वो आगे जाके उसको बेच ले। तो अगर आपका काम कितना इजीली आसान हो जाएगा। तो इसलिए ना उत्तर भारत में जो हमारा अपर वाला साइड इंडिया है, वहां पे ना यही श्रेणियां चलती थी। यहाँ पे ना आपकी बॉर्डर पे से श्रेणियां बैठी होती थी। श्रेणियां क्या है, मतलब ऐसे लोग हैं, व्यापारियों का समूह है, गिल्ड्स हैं, ऐसी दुकानें हैं जो व्यापार करती थी। आपका उन्होंने सामान यहाँ पे, मतलब गांव वालों ने यहाँ पे अपना सामान बेच दिया, और यही श्रेणियां आगे जाके शहरों में उस सामान को बेच देती थी। ये पूरा प्रोसेस चलता है क्राफ्ट के अंदर, श्रेणियों के अंदर। तो आपको फुली समझ आएगा श्रेणियों का कॉन्सेप्ट। अभी हम बात कर लेते हैं बहुत सारी चीजों की, कपड़ा उत्पादन क्या है या फिर शीशा उत्पादन क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो एक बार हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि कपड़ा उत्पादन है। तो कपड़ा उत्पादन में हमारे इंडिया में बहुत से वैरायटी के कपड़े हैं। आप किसी भी एक नॉर्मल मार्केट में चले जाओ, आपको उससे बहुत वैरायटी के कलर देखने को मिलेंगे, डिजाइन देखने को मिलेंगे, उसका कपड़े का मटेरियल भी अलग अलग होगा, उसका फैशन अलग होगा, स्टाइल अलग होगा। तो सेम उसी टाइम पे जो हमारे कपड़े का उत्पादन है ना, वो बहुत ही ऐसी वैरायटी की चीजों में होता था। अलग डिजाइन है, सूती है तो वो भी बहुत ऐसी वैरायटी का है, मलमल है तो वो भी बहुत ऐसी वैरायटी का है, या फिर कुछ और है, रेशम है तो वो भी बहुत ऐसी वैरायटी की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कलर बहुत अलग है, उसको पैटर्न बहुत अलग अलग होता था। किसी को आपने ब्लॉक प्रिंट, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं ना, वुडन के ब्लॉक होते हैं, आपने उसमें कलर लगाया और उसे प्रिंट कर दिया, या फिर कहीं आपने बुनाई कर रखी है, ऊन से लगा रखा है, या फिर कहीं आपने पैच वर्क कर रखा है, कोई स्टिकर है वो आपने उसको चिपका दिया, फिर उसको बाहर से कच्ची सिलाई कर दी। तो ऐसे करके ना बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन हमें देखने को मिलते हैं कपड़े उत्पादन में। फिर उसके बाद एक और हमारे पास उत्पादन है शीशा उत्पादन। शीशा बनता है, मिरर है, तो उस मिरर के अंदर चीजें भी, जो प्रोडक्शन है बहुत डिफरेंट टाइप का है, कि मतलब वो पूरा कांच है, उसका चूरा होता है, फिर उसको पूरा मशीनों में डाल देते हैं, वहां से पूरा फ्रेम बनकर आता है। फिर एक शीशा है तो शीशे के आसपास आपने थोड़ा सा फ्रेम लगा दिया। ऐसे ऐसे करके भी चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर धातु है, कोई मटेरियल है, सोना है, चांदी, तांबा, लोहा, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारी चीजें को पिघलाने का प्रोसेस, फिर उनसे या तो आप मूर्ति बना लो, या अपने लिए आभूषण, या फिर ऑर्नामेंट्स बना लो, या फिर रिंग बना लो। मतलब ऑर्नामेंट्स में जो भी आप चीजें चाहो उनको कन्वर्ट कर सकती हो। लोहा है तो वो हथियार में भी यूज होता है, आयरन है तो टूल्स में भी यूज होता है, और वॉर की टेक्निक्स, इन सब के लिए भी आयरन बहुत मैक्सिमम अमाउंट में यूज किया जाता है। तो धातु हो गए। देन उसके बाद और भी चीजों का ऐसे व्यापार होता था। मिट्टी के बर्तन है, सिरेमिक हो गए, चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है ना, बहुत ऐसे क्यूट क्यूट से होते हैं, मीशो पे जो मिलते हैं, मिनीसो पे मिलते हैं, बड़े बड़े मग्स हो गए, कप हो गए। तो सिरेमिक मटेरियल भी चीजें, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ऐसी अगर हम भारत में बात करें, तो भारत में मैंने आपको बता ही दिया कि श्रेणियां होती थी जो ये ट्रेड करती थी। और जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है ना, इसमें हमें बाकी थोड़े शहरों के भी नाम लिखने पड़ेंगे, जिसमें आपको आइडिया बता देती हूँ। इसकी जर्मन है, तो जर्मन में भी श्रेणियां होती थी, लेकिन वहां पे श्रेणियां वर्ड तो नहीं बोलेंगे, हिंदी का टर्म तो नहीं बोलेंगे, या फिर इंग्लिश का गिल्ड्स वर्ड तो नहीं बोलेंगे। तो जर्मन में ये लोग क्या कहते थे, ये लोग कहते थे हांस। हांस है, ठीक है, जैसे जो ट्रेडर की कंपनी है हांस है, या कारिटस है, कारिटस, कैरिटास, ठीक है। उसके बाद जापान में बात करें, तो जापान में भी अलग ग्रुप होते थे, जिसको बोलते थे जा। जापान में ऐसे ग्रुप्स होते थे जिसका नाम था जा। तो ऐसे ही करके लोग कॉन्टिन्यूटी में काम करते रहते थे। अच्छा, जा लोग कौन है, जो मंदिरों में स्पेसिफिक काम करते थे, जो मंदिर से रिलेटेड एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, उसको जापान में जावर्ड बोला जाता था। तो ये सारी चीज आपको ऑलरेडी समझ आई होंगी, क्राफ्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चल रहा है, क्या स्टोरी है। अब हम बढ़ते हैं, एक बार आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो एक बार हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। शॉर्ट नोट ऑन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कि मध्यकालीन यूरोप में वस्त्र उत्पादन कैसे हो रहा था, इस पे क्वेश्चन लिखना है आपको। देन उसके बाद शिल्प उत्पादन पे चर्चा करनी है, इसमें आपको सभी इंक्लूड करना पड़ेगा। कौन कौन से शिल्प उत्पादन है, इसके मैंने आपको कुछ बताया यहाँ पे। शीशा है, कपड़ा है, धातु है, और धातु विज्ञान हो गए, मटेरियल्स है, क्लोथ फैक्ट्री है, सारे के सारे प्रोडक्शन आपको उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। और कैसे ये ऑर्गेनाइज किए जाते थे, है ना, आपने सामान बना लिया, आपने फैक्ट्री में माल क्रिएट कर लिया, लेकिन आगे जाके आप उसको कैसे सेल कर रहे हो, कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजें आपकी जा रही है, कैसे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये हो गया सारा। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की, वैज्ञानिक क्रांति की। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ना, बहुत सारे साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी हुए हैं, बहुत सारे ऐसी नई नई थ्योरीज को एड ऑन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ कुछ नाम लिख दिए हैं, यहाँ पे बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगी। कॉपरनिकस का योगदान है, जिन्होंने खगोल विज्ञान की बात करी है। एक टाइक्रो जो स्टार्स की बात कर रहे हैं, एक यूहान कैप्लर है, एक वैज्ञानिक क्रांति पे व्यापार। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो करेगी तो आपका ट्रेड में भी इफेक्ट पड़ेगा। देखो,
पहले क्या होता था, आपको ट्रेड करना है तो आप बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे, या फिर आप खुद ही सामान को ढो के लेके जा रहे हो। लेकिन अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो आप टेक्नोलॉजी से अच्छे से व्यापार करोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगा लोगे, या ट्रांसपोर्ट में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, रेलवेज आ गई है जैसे कि। तो जब साइंटिफिकली चीजें एड ऑन होती हैं तो आपके व्यापार पे भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता ही है। पहले क्या होता था कि अगर मान लो आपकी कोई कंपनी है, उसको आपको आगे प्रमोट करना है तो आप पर्चे बांटोगे, पैम्पलेट बांटोगे। लेकिन अब क्या है, आप एआई क्रिएटेड वीडियोस बना सकते हो। आज के टाइम की बात करूं तो होता है ना, एआई क्रिएटेड वीडियोस है, एआई से इंसान बोल रहा होता है कि मेरी मिठाई की दुकान है, जरूर आना। तो ऐसे करके आप एआई से भी प्रमोशन करवा सकते हो। पहले के टाइम पे क्या है कि आप खुद जा जाके बताना पड़ता था कि भाई मैं नई दुकान खोली है, आना आना। लेकिन अब क्या है, आप इंस्टा पे ऐड चला लो, फेसबुक पे ऐड चला लो, तो अब ऐड के थ्रू भी चीजें अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, तो आपके व्यापार पे भी एक अच्छा इफेक्ट आता है। आपको चीजें इजीली मार्केट से हो जाती हैं। पहले जिसकी मार्केट में तो ध्यान नहीं देते थे कि आप मान लो मीशो से कुछ कपड़े मंगा रहे हो, अमेजोन से कुछ कपड़े मंगा रहे हो, तो आप कितनी ब्रांडिंग होकर आती है, उसमें एक थैंक यू कार्ड भी होगा। पहले थोड़ी ना चीजें चलती थी, आप किसी शॉप पे गए, उसको पसंद है, आपने बंद करा पन्नी में और ऐसे डाल के आपको दे दिया। लेकिन अब क्या है, अब वो पॉलिथीन पे भी उनको प्रिंटिंग का पूरा नाम होता है। तो जैसी जैसी चीजें ग्रो हुई है ना आपके ट्रेड में भी, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आया है। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो आप बाकी ग्लोबल से कनेक्ट हो गए और अपने व्यापार को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर सकते हो। तो यही सारे हमें साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में पढ़ने थे। क्वेश्चन से एक बार देखें तो मेजर साइंटिफिक एडवांस कौन कौन से हुए मिडिवल टाइम पे, मध्यकालीन टाइम पे वैज्ञानिक प्रगति के बारे में आपको बताना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ है, राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, वो आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। एक और है, शॉर्ट नोट्स आपको बताना पड़ेगा, साइंटिफिक एडवांटेज, वैज्ञानिक विकास कैसा हुआ है ना, उस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड मैंने आपको बोला है, अगर आपको कोई फ्रेंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर से भी है तो उसके साथ भी हमारा चैनल जरूर शेयर करना। और ऐसे ही करके ना हमने सारे हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा है। अभी हम MHI 101 पे हैं। देन धीरे धीरे सारी वीडियोस हमारी ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं, कुछ लाइन में लगी हुई हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूनिमा क्लासेस इग्नू एंड यूनिमा क्लासेस यूजीसी, ताकि आपका जो यूजीसी नेट वाला पोर्शन है वो भी यहीं पे हमारा कवर हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ना, धार्मिक संस्थान, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हमने ईसाई धर्म पढ़ा, तो ईसाई धर्म में ना एक टाइम के बाद क्या होता है, बहुत सारे से नेगेटिव चीजें देखने को मिलती हैं। जो चर्च है, जो पोप है, या जो पादरी है, या जो फादर है ना, वो धीरे धीरे पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करता जा रहा था। और जो रिलीजियस जो मेन कॉन्सेप्ट है, एक रिलीजन का क्या मोटिव होता है कि आपको शांति देना, पीस देना, या आपकी जो भी नेगेटिव चीजों को वो दूर करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। लेकिन हमारा जो ईसाई धर्म में ना, उसमें नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गई थी। वो पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा एक्टिव होता था, वो पॉलिटिकल चीजों पे ज्यादा एक्टिव होता जा रहा था, जिसकी वजह से मार्टिन लूथर, एक नाम है हमारे पास मार्टिन लूथर, वो क्या करते हैं, सोशल रिफॉर्म करते हैं। और जो भी हमारे रिलीजन के अंदर, जो भी ईसाई धर्म के अंदर बुराइयां थी, नेगेटिव पॉइंट थे ना, उसको वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और वही सबसे पहले नाम देते हैं प्रोटेस्टेंट नाम देते हैं। और ये धीरे धीरे क्या होता है, प्रोटेस्टेंट नया रिलीजन एड ऑन हो जाता है। अब समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, तो मार्टिन लूथर ने क्या करा ना, मार्टिन लूथर ने बाइबल का जो ट्रांजैक्शन है, बाइबल का जो ट्रांसलेशन करा, और बाइबल को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लोगों तक बताया। और उनको बताया कि देखो, जो ईसाई धर्म है, या जो पादरी है, जो फादर है ना, वो कैसे नेगेटिविटी फैला रहा है, कैसे झूठ झूठ बोल के पैसा तुम लोगों से हड़प रहा है, कैसे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, और आपकी बिल्कुल भी बात को वो नहीं सुन रही है। जैसे आप कुछ बता देती हूँ, जिसकी क्या है, ईसाई धर्म में ना फादर कहते थे कि अगर आपने कोई पाप करा है, कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई, आपने बहुत बड़े बड़े पाप करे हैं, अगर हमने किसी इंसान को जिंदा मार भी दिया है ना, तो आप कुछ मत करो, आप हमारे पाप मुक्ति पत्र खरीद लो। पाप मुक्ति पत्र, ये एक लेटर है, ठीक है। अगर आप उसको खरीद लोगे ना, तो आपने जो भी पाप करे हैं वो सब फ्री हो जाओगे उस पाप से। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप पहले किसी भी इंसान को मार दो, जिंदा जला दिया, मार दिया, उसके बाद आपने किसी भगवान से जाके वो लेटर खरीद लिया है, तो आपके सारे पाप मुक्त हो गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो नेगेटिव कॉन्सेप्ट था, इसकी वजह से बुराइयां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो यही सारी चीजें मार्टिन लूथर ने लोगों को बताई, और बोला बाइबल कहीं भी अलाउ नहीं करता। बाइबल में बहुत बेसिक चीजें लिखी हुई है कि साथ प्यार से रहो, सद्भावना से रहो, तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो हमारा चर्च है, वो उसने नेगेटिव चीजें घुसा घुसा के जो हमारी सोसाइटी है उसको वो खराब कर रहा है। तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही करके चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, एक नया रिलीजन आ जाता है, कैथोलिक चर्च का निर्माण होता है।
ठीक है। और उसके बाद एक और सोसाइटी भी बना देते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस। उसमें जो भी नेगेटिव चीजों पे बहुत अच्छे से वो काम कर रहे थे। तो जो मार्टिन लूथर है ना, वो हमारे पास 3 बुक प्रिंट करते हैं और तीनों बुक में ना वो अपील कर रहे होते हैं लोगों से कि देखो तुम्हें ना चर्च की इन बुराइयों में नहीं आना है, आपको खुद बाइबल पढ़ो, बाइबल को खुद समझो। अगर आपको भगवान से कनेक्ट होना है ना, तो आप खुद भी अपने सेल्फ हेल्प से भी कनेक्ट हो सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी चर्च की या किसी पादरी की आपको जरूरत नहीं है, किसी फादर की आपको नीड नहीं है कि आपको भगवान से कनेक्शन बनाना पड़े। तो मार्टिन लूथर से 3 बुक्स स्पेसिफिक इनके काम पे हैं। एक मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे कि नाम है एन अपील टू दी क्रिश्चियनिटी नोबेलिटी ऑफ द जर्मन नेशन। तो मार्टिन लूथर ने क्या करा ना, एक पूरी बुक लिखी और उस बुक का ना एक ही एजेंडा था, वो वहां के जो क्रिश्चियनिटी नोबिलिटी है, जो अमीर वर्ग है, जो हमारा राजा है, जो सत्ता है, जिसके पास पावर है ना, उससे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो हमारा जो क्रिश्चियन धर्म है कितनी नेगेटिव चीजें आ गई हैं इसके अंदर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज ये जो पॉप है, जो फादर है, उसकी पावर को रोका जाए और उसके जो पावर्स पे रिस्ट्रेंट लगा दिया जाए, ठीक है, रोका जाए और सोसाइटी को अवेयर किया जाए कि कैसे जो फादर है नेगेटिविटी चीजों को नेगेटिविटी चीजों को कैसे स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, मार्टिन लूथर अपनी बुक्स के थ्रू अपील करते रहते हैं और फिर फाइनली जाके चीजें अच्छी हो जाती हैं और सोसाइटी ऑफ जीसस बन जाती है। लोग बाइबल को खुद पढ़ते हैं, उसको खुद मीनिंग निकालते हैं और धीरे धीरे इनकी सारी पोल खुल जाती है। तो ये सारे का सारा इसमें आपको मार्टिन लूथर को ही मेन कॉन्सेप्ट बना के सारे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एक बार हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि देखो, शॉर्ट नोट आया है प्रोटेस्टेंटवाद पे, उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोटेस्टेंटिज्म, प्रोटेस्टेंटवाद क्या है, विकास कैसे हुआ। तो सब में आपको मार्टिन लूथर के जो बुक्स हैं, जो उनकी विचारधारा है, उसको एकदम अच्छे से मेन पॉइंट बना के अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखना है। जैसे कि मार्टिन लूथर के योगदान का वर्णन करना है, प्रोटेस्टेंटवाद में उदय हुआ, एक नया रिलीजन स्टार्ट हुआ है, तो उसमें मार्टिन लूथर का योगदान है, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मार्टिन लूथर कॉन्ट्रीब्यूशन, उस पर आपको फोकस करना है। आपको चीजें समझ आ रही होंगी कैसा ये टॉपिक है, क्या क्या चीजें जाएंगी। उसके बाद है हमारे पास एक और टॉपिक अर्बनाइजेशन, अभी शहरीकरण। अभी शहरीकरण क्या है, तो जैसे चीजें चेंज होती रहती हैं, तो हमारे धीरे धीरे नए शहरों का निर्माण होता है। देखो कोई भी शहर है ना, तो उसमें बहुत सारे यूनिक फीचर्स होंगे। शहर है तो आपको सारी की सारी फैसिलिटीज आपको उसी शहर के अंदर देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो आपका ट्रेड हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, वो रिलेशनशिप हो, जो भी है आपका, सारी की सारी जितने भी फीचर्स होते हैं ना, वो सारे आपके शहर में अवेलेबल होते हैं। आपको सारी फैसिलिटीज यहाँ पे शहर में देखने को मिलेंगी। तो उसी शहर में से धीरे धीरे नगरों का नगर डिवाइड होते हैं, फिर धीरे धीरे वो नगर बहुत बड़े बन जाते हैं, महानगर बन जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इमर्ज होता है। अब शहर है तो वहाँ पे बाजार भी होगा, बाजार है तो मार्केट लगेगी, मार्केट से आप ट्रेड करोगे तो वहां से आप ट्रेड की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाओगे। जब ट्रेड करोगे, पैसा कमाओगे, तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वो जनसंख्या, पॉपुलेशन भी बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, वो फैसिलिटीज का यूज कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, एक शहर का निर्माण हो जाएगा। तो बहुत सारे फीचर्स से धीरे धीरे जब इसमें एड ऑन होती रहती है ना, तो एक शहर का निर्माण होता है। तो वैसे ही हमने अभी तक चीजें देख ली हैं कि प्राचीन काल में क्या था, फिर मध्ययुगीन कैसे सभ्यताएं थी, फिर कैसे शहर का निर्माण हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था कैसे स्ट्रांग होती है। अब इकोनॉमी है, पैसा है, तो लोगों को स्टेबल करने के लिए उनके मॉरल वैल्यूज तो ऐड करने पड़ेंगे, उनको रोज के लेवल पे चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वहीं से प्रशासन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे एक सोसाइटी भी इमर्ज हो जाती है। ये सारा कॉन्सेप्ट शहरीकरण में आपको चीजें लिखना पड़ेगा। होपफुली आपको चीज समझ आ रही होंगी। बाकी नोट्स में हमने टॉपिक अच्छे से कवर कर रखा है, यहाँ पे मैंने को ओवरले आपको दे दिया है। अच्छा, क्वेश्चन देखो, इसका क्या है, राइट अ नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन इन ब्रॉन्ज एज। कांस्य युगीन में शहरीकरण क्या था। तो फर्स्ट पार्ट में हमने 4 सिविलाइजेशन पढ़ी है कांस्य युगीन की, एक मेसोपोटामिया है, एक हड़प्पा है, एक चाइना है और एक इजिप्ट है। तो इन चारों को बेस बना के भी आप इस क्वेश्चन कर सकते हो कि अच्छा इसके अंदर ये था, इसके अंदर ऐसे शहरीकरण था। तो इसके लिए पार्ट 1 बहुत अच्छे से देख लेना। पार्ट 1 में ही मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा और डिटेल में आपको चीजें नहीं बता रही हूँ। अच्छा, अब है हमारा लास्ट टॉपिक। अब क्या हुआ, जब सोसाइटी इतने अच्छे से पहुंच गई, सब कुछ हो रहा है, तो एक टाइम के बाद जब शहर बन गए हैं, नए नए अर्बनाइजेशन हुआ है, तो नए नए शहर भी इमर्ज होंगे। अब 2 शहर हैं, बहुत बड़े बड़े शहर, आपस में उनका कंपटीशन भी होगा। अब जब कंपटीशन हो रहा है तो वॉर भी होगी। अब वॉर हो रही है तो आपको लड़ना है, तो अच्छे से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी ना। तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ना एक नई चीज सोसाइटी में इमर्ज होती है, वो है बारूद। जो गन पाउडर है वो इमर्ज हो जाता है। अब लोग लड़ तो रहे थे लेकिन गन पाउडर के यूज करके,
पहले क्या था नॉर्मल, पहले के टाइम पे तीर है तो तीर कमान से मार दिया या थोड़ा बहुत हथियार से मार दिया, लेकिन अब क्या है, तोप है, बंदूक है, आप सीधा उसमें गोली डालो और अच्छा खासा दूर से आप निशाना बना के उस इंसान को उड़ा सकते हो। तो ये बारूद क्रांति आती है। अब जब तोप है आपके पास, जब तोपों का अच्छे से आप यूज करोगे तो वो तोप तो एक ही बार में बहुत पूरे शहर को उड़ा सकती है ना। तो उसके वजह से क्या हुआ, आपको जो किला है वो भी बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ताकि आपकी जो तोप है वो उस दीवार का कुछ कर ही ना पाए, या फिर अगर आप उसको टारगेट कर भी रहे हो तो बहुत ऊंची ऊंची दीवार होनी चाहिए ताकि आपको जो शहर जो मेन जो आपका किला है वो ज्यादा डिस्ट्रॉय ना हो और इजीली उस पर कोई भी अटैक ना कर सके। तो धीरे धीरे एक नया कॉन्सेप्ट आता है किलेबंदी, लोग अपने किले को बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं। फिर उसके बाद समुद्री जहाज, गोला बारूद की जहाज में भी मतलब वॉर हो रही है तो समुद्री जहाज का भी इस्तेमाल होगा। फिर अब जब ट्रेड हो रहा है तो परिवहन कम्युनिकेशन भी चाहिए, आप यहाँ से वहां जाओगे ट्रेड करने के लिए, वॉर करने के लिए भी, तो परिवहन आपको जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए। तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको थोड़ी चीजें और बता देती हूँ जिसकी बारूद क्रांति है। तो सबसे पहले यहाँ पे चाइना ने ही शुरू करा था, चाइना ने ही बारूद बनाया, चाइना से ही जो चीजें हैं वो यूरोप की साइड में फैलती चली जाती है। अगर बंदूक का इस्तेमाल करें तो यूरोप में सबसे पहले एक फर्स्ट बंदूक बनी थी, फिर उसके बाद तोप, तुर्की ने अच्छी तोप बनानी शुरू करी और वो तोप का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यूज करते थे। फिर उन्होंने देखा कि तोप ऐसी होनी चाहिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे ना उसको शिफ्ट भी कर पाओ, है ना, इतनी भारी नहीं होनी चाहिए कि बस वो आपके ही मेन कैपिटल में और वहीं से ही आप निशाने बना रहे हो। तो आपकी जो तोप है इतनी थोड़ी इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट भी हो जाए और आप कहीं और लोकेशन पे जाके भी टारगेट कर सको। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। होपफुल आपको समझ आया होगा। एक क्लास टॉपिक है तो क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसके। गन पाउडर क्रांति क्या है, बारूद क्रांति, और रोल ऑफ गन पाउडर एंड फायर आर्म्स इन मिडेवल वॉरफेयर, कि मध्यकालीन युद्ध में कैसे वो बारूद का इस्तेमाल करते थे, कैसे वो आग्नेय अस्त्रों का यूज करते थे और जो वॉर जीता करते थे। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है MHI 101, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। नोट्स आप परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, यूनिमा क्लासेस, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। होपफुल आपको चीज समझ आई होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।